बायो-सॉवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, उसके डायरेक्शंस कितनी कौन सी है, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं बायो-सॉवर्ट्स लॉ के अंदर। किसके अंदर करते हैं हम लोग? बायो-सॉवर्ट्स लॉ के अंदर। चलो तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वायर ले लेते हैं जिसका लेंथ है L, और जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I। अब इस वायर की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक कोई पॉइंट है P, उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने को फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं थोड़ा सा। टेक अ वायर ऑफ लेंथ L एंड करंट I। Let's take a small current element on the wire। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वायर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जिसका लेंथ है dl, ऑन द वायर ऑफ लेंथ dl, जिसका लेंथ कितना है dl, और डायरेक्शन कौन सी है? जो हमारा करंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है। अब इस dl और इस p के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया r से। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r है। और इन दोनों को जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं r वेक्टर से। डिस्टेंस बिटवीन dl एंड p point is r, and vector joining dl and point p is r vector। और r का डायरेक्शन है कुछ ये वाला, ज्वाइन कर रहा है तो उसका कुछ ये वाला डायरेक्शन। अब अपने को इस dl की वजह से उस p पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करना है और वो लिखना है। dl और इस r वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर इज थीटा। अब बायो-सॉवर्ट्स लॉ क्या कहता है? इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी dB, और वो dB जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी इस dl के। dB किसके प्रोपोर्शनल होगा? dl के। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग है ये? बायो-सॉवर्ट्स। अकॉर्डिंग टू बायो-सॉवर्ट्स लॉ, dB छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड विच इट इज प्रोपोर्शनल टू dl। ये dB ये ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू करंट इन द एलिमेंट। जितना करंट फ्लो करेगा एलिमेंट में ये उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक और चीज की प्रोपोर्शनल होती है, dB जो होती है वो 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1/r² के। ऑल्सो एक और चीज के प्रोपोर्शनल होती है, dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl एंड r वेक्टर। जब हम इन तीनों को एक फॉर्मूले में कंबाइन करते हैं, सो dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r²। वापस से जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग k से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो dB इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ I dl साइन थीटा अपॉन r²। k क्या है हमारे लिए? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो k इज इक्वल टू होता है हम लोग के लिए μ0 अपॉन 4 पाई के इक्वल। k क्या है हमारे लिए? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और जिसका वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये म्यू नॉट क्या है हमारे लिए, इसके बारे में हम थोड़ी से टाइम के बारे में बात करते हैं। सो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए बात करी है, मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे। सो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, अब हमें इसका डायरेक्शन और फाइंड करना है। करंट हमारे एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमने बात करी थी डीएल जो है और जो लेंथ एलिमेंट है उसका एक डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है उसका? डीएल का कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला डीएल है हमारे आई की डायरेक्शन में। करंट स्केलर होता है, लेकिन हमने एक लेंथ एलिमेंट लिया था और करंट एलिमेंट लिया था जो किसके डायरेक्शन में था? आई की डायरेक्शन में। थोड़ा इधर ध्यान से देखिएगा, हम dB को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और r से डिवाइड कर रहा हूं। साइन थीटा अपॉन, मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे लिए r क्यूब। अच्छा, कितने लोग जानते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा? क्या ये बात सबको पता है? हम लोग भी कुछ यहाँ पे यही चीज यूज करने वाले हैं। देख, ए हो गया हमारे लिए डीएल, बी हो गया हमारे लिए आर। तो क्या हम यहाँ पे डीबी को अब वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? डीबी वेक्टर इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब। ये है हमारे लिए बायो-सॉवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायो-सॉवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये है हमारे पास। अगर अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेक्टर फॉर्म में, मतलब अपने को यहां से मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा। जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन अपने को इन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद पता चलता है। डीएल क्रॉस आर वेक्टर को करके अपने को डीबी का डायरेक्शन पता चलता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमने देखा था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। थोड़ी उसके लिए बात कर लेते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट को हम लोग यहाँ पे जिस नाम से जानते हैं वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है हमारे लिए? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है वो? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। म्यू नॉट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर। म्यू नॉट इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। जैसे ही हमारा मीडियम चेंज होगा वैसे ही हमारा म्यू नॉट चेंज हो जाएगा। ओके, जब हम इस k का वैल्यू फाइंड करते हैं तो k होता है हमारे लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷ SI यूनिट में। इसका SI यूनिट हम लोग अभी फाइंड कर लेंगे SI यूनिट में। अच्छा, उससे पहले हम लोग बात करते हैं SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। हम लोग SI मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, और जिसको हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल T से। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का
ऐसा यूनिट भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और इस के का चलो वो करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं डी बी इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा चलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, डी बी इंटू आर स्क्वायर अपॉन IDL साइन थीटा। अच्छा डी बी विच इज मैग्नेटिक फील्ड कैसा यूनिट, टेस्ला, आर स्क्वायर का विच इज लेंथ स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट एम्पियर, DL विच इज लेंथ अगेन मीटर। सो यूनिट ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है हमारे, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ हमारे लिए, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में जाना था, तो चलो हम इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। अच्छा बायो-सावर्ट्स लॉ बेसिकली अपने को मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बताता है, और बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हमको कूलम्स लॉ क्या बताता है, हमने अपने को कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताता है। तो बेसिकली हम इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं, बायो-सावर्ट्स लॉ वर्सेस लॉ वर्सेस कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ठीक है। अच्छा जब हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे लिखते थे, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। कितने लोगों को ये बात पता है कि हम कूलम्स लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे लिखते थे, और बेसिकली स्मॉल चार्ज DQ, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा सा चार्ज विच इज DQ अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा बायो-सावर्ट्स लॉ क्या है हमारा, अभी हम लोगों ने पढ़ा बायो-सावर्ट्स लॉ, ये देता है मैग्नेटिक फील्ड विच इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कुछ तुम लोग इन दोनों को हम लोग कंपेयर करके कुछ बातें बोल सकते हैं। अच्छा सबसे पहली बात क्या बोल सकते हैं, देख अगर हम लोग एक बात ध्यान से देखें तो ये दोनों 1/r² के प्रोपोर्शनल है। कूलम्स लॉ और बायो-सावर्ट्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटीज लिख लेते हैं इन दोनों के बीच का, सिमिलैरिटी। पहले सिमिलैरिटी क्या हुई, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ the distance between source and the point, source and the point of observation, ऑब्जर्वेशन मतलब जिस पॉइंट पे अपने को फाइंड आउट करना है वो वाला पॉइंट। सेकेंड बात थोड़ा और ध्यान से अब देखो, अच्छा हम इनको जो भी 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है उन फोर्सेस को और उन मैग्नेटिक फील्ड और मतलब उन फील्ड्स को हम लोग लॉन्ग रेंज फील्ड कहते हैं। जो 1/r² के 1/r² के प्रोपोर्शनल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज फील्ड। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड। दोनों कैसे हैं हमारे लिए, लॉन्ग रेंज फील्ड। अच्छा एक बात, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे लिए कैसे क्वांटिटी है, ये भी हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी है। तो
तो एक बात हम लोग बोल सकते हैं, दोनों में हम लोग सुपरपोजिशन लॉ वैलिड कर सकते हैं और हम दोनों में सुपरपोजिशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन is applicable on both forces or on both fields। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था, कितने लोगों को याद है? हम उसमें एक बात लिखते थे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। जितने भी चार्ज फील्ड होंगे उन सबका हम लोग वेक्टर सम करते थे। सिमिलरली टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 अप टू सो ऑन। बी एन। अब ये तो इसकी होगी सिमिलरिटीज। अब हम कुछ इनमें डिफरेंसेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंसेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, डिफरेंस तो अपने को दिख रहा होगा कुछ ना कुछ तुम्हें। मैग्नेटिक फील्ड आईडीएल प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? डीक्यू। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? आईडीएल, विच इज करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? करंट एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? एक चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो ये एक हमारे लिए यहाँ पे डिफरेंस हो गया। सबसे पहला डिफरेंस हम लोग लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट एलिमेंट। अच्छा एक बात बता, क्या डीएल हमारे लिए एक वेक्टर क्वांटिटी था? हाँ जी बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी था। उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में था, बिल्कुल। तो हम इसको बोल सकते हैं करंट एलिमेंट और वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर एलिमेंट और करंट, सॉरी एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, करंट एलिमेंट और वेक्टर सोर्स आई डी ए। जबकि वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फील्ड। ये तो हो गया हमारे लिए फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, अच्छा दोनों की डायरेक्शन के बारे में बताओ। क्या हम लोग जब इसको रीराइट करते थे, इधर देखना, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में लिखते थे कि हम डी वेक्टर इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप लिखते थे। इसको हम लोग कैसे लिखते थे? मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर वेक्टर। अच्छा अगर मैं यहाँ ऊपर इसको सॉरी नहीं, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यू। डायरेक्शन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर कैप की डायरेक्शन होती है? जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड का चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन देगा? डी एल क्रॉस आर वेक्टर। चलो तो ये बात हम लोग डिफरेंस में लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय डी एल क्रॉस आर वेक्टर, while direction of electric field is given by r vector, और r cap means unit vector in the direction of r vector। ये हो गया हमारे लिए सेकेंड डिफरेंस। इसका तीसरा डिफरेंस कोई बताएगा? और यहाँ से देख के तुम लोग क्या बोल सकते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
अच्छा 1/4πε0 इसका वैल्यू कितने लोगों को पता है? 10⁹ और 9 इंटू 10⁹ क्या हो? और μ0/4π का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁷ मतलब कुछ एक बात बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज इज वेरी लार्ज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड produced by a charge is very large in compared to magnetic field produced by moving charge. ओके अच्छा चलो जल्दी से एक रिलेशन और फाइंड करते हैं हम लोग. रिलेशन बिटवीन μ0 ε0 एंड c विच इज स्पीड ऑफ लाइट. रिलेशन बिटवीन μ0 ε0 एंड c. अच्छा ε0 का वैल्यू कितना होता है? कितने लोगों को पता है? ε0 को हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं. मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा ε0 का वैल्यू. चल सबसे पहले काम करो 1/4πε0 का वैल्यू बताओ. 1/4πε0 विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹. SI यूनिट में इसका SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2. μ0/4π इसका वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻⁷ SI यूनिट. इसका SI यूनिट क्या निकाला था हम लोगों ने? टेस्ला मीटर पर एम्पियर विच इज एम्पियर⁻⁻1. अच्छा देख इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ. 1 और 2 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आता है बताओ जल्दी से. मल्टीप्लाई कर दो. ओके मल्टीप्लाई मत करो, दोनों को डिवाइड कर दो. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. सो 1/4πε0 अपॉन μ0/4π इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻⁷. यहाँ पे देख डिवाइड के डिवाइड में है, ये चीज़ यहाँ पे चली जाएगी और 4 सबसे टॉप पे चला जाएगा. 4π सबसे टॉप पे चला जाएगा. चलो तो करते हैं. सो 4π/4π μ0 विच इज इक्वल्स टू इधर की तरफ सॉल्व करते हैं. 9 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो 10⁻7 7 + 9 10⁻16. इधर 4π से 4π कैंसल आउट हो गया मेरे लिए. क्या बचा? 1/μ0 विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻16. क्या इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं? (1/μ0 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर. क्या लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 10⁻16 को कुछ ऐसे? 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई होगा 10⁸ इंटू 2 विच इज 16. बिल्कुल. क्या 3 इंटू 10⁸ विच इज स्पीड ऑफ लाइट c. सो 1/μ0 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर और c इज इक्वल्स टू 1/√μ0. तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया स्पीड ऑफ लाइट और परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बीच में. तो स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय 1/√μ0.